नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय भोपाल में पुलिस आयुक्त के मुख्यालय में है और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे सिवान के नाल और रघुनाथपुर निवासी हरिनारायण चारी मिश्रा जी इस समय भोपाल के पुलिस कमिश्नर हैं। सर, एक छोटे से गांव से निकल के और इतने बड़े पद पर और इतने बड़े शहर का पूरी जो शांति व्यवस्था है उसको संभालना कितना सुखद लगता है? निश्चित तौर पे ऐसे कोई भी मौका या ऐसी कोई भी जिम्मेदारी एक सुखद अनुभव होती है, लेकिन इन जिम्मेदारियों के साथ साथ आपके जो उत्तरदायित्व हैं, जो आपसे जो अपेक्षाएं हैं, वो भी बढ़ती हैं। और हम कोशिश रहती है कि इन जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं के साथ आप न्याय कर सकें, क्योंकि जब ऐसी कोई भी आपको महत्वपूर्ण जगह पर जब आप आते हैं और आपके साथ बहुत सारी ऐसी चुनौतीपूर्ण आपके साथ ओहदा रहता है, तो आपको बहुत सारी उम्मीदों और अपेक्षाओं पर उसके अनुरूप अपने को ढालना पड़ता है। लगातार उसमें एक लोगों का सहयोग के साथ काम करना पड़ता है, एक अच्छी टीम बनानी पड़ती है। और ख़ासतौर पर पुलिसिंग के मामले में अगर हम देखें तो पुलिसिंग में अपेक्षा की जाती है कि पुलिस जो है अपराधियों के साथ कठोरतम कार्रवाई करे, उनसे सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि लोगों को कानून में आस्था बनी रहे। और वहीं जो आम व्यक्ति है पुलिस के साथ एक सहज सरल रूप से मिल सके और साथ ही साथ उसे अपना एक सुहृदय मित्र के रूप में समझे। तो इन सारी चीज़ों के साथ में लगातार यहाँ पे हमारे पास एक अच्छी टीम है, एक अच्छी पुलिस की एक पूरी एक अच्छी संस्था के रूप में काफ़ी संस्थागत मजबूत टीम है, और उसके रूप में हम लोगों ने काफ़ी बेहतर कार्रवाइयाँ की हैं, जिसके कारण लगातार पुलिस का मनोबल बढ़ा है और अपराधियों के हौसले पस्त हुए हैं। सर, भारत की हृदय स्थली मध्य प्रदेश राज्य है और मध्य प्रदेश की हृदय जो भोपाल है राजधानी है। सर, यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन ने 2 जगह कमिश्नरेट सिस्टम शुरू किया, एक इंदौर में और एक भोपाल में। आप उसके इंदौर के पहले आयुक्त रहे, फिर आप भोपाल में हैं। तो सर, ये जो नई प्रणाली शुरू की गई है, ये क्राइम को लेकर मतलब कितना ये रोक पाएगा और क्या इसके परिणाम और बेहतर हो पाएंगे या ये अन्य राज्यों के लिए भी नज़ीर बनेगा? ये काफ़ी प्रभावी प्रणाली है। अंग्रेज़ों ने जब इस प्रणाली को शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने उन जगहों पर इसे शुरू किया जहाँ पर वो खुद रहते थे। सबसे पहले आप देखेंगे तो जो उनकी कलकत्ता की जो रेसिडेंसी, कलकत्ता जो इलाका था, जो मुंबई था, ये सबसे पुराने कमिश्नरेट सिस्टम है। और उन्होंने एक बेहतर प्रणाली के रूप में से उन जगहों पर स्थापित किया जहाँ सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ खुद उन लोगों की आबादी थी। तो यह जो एक प्रणाली है, अपराध को जकड़ने में, अपराध को पस्त करने में, अपराध पर खात्मा करने में सबसे कारगर प्रणाली है। एक हम यहीं का उदाहरण लें तो पहले इस प्रणाली को लागू होने से पहले जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं, यानी कि जो आदतन अपराधी हैं, उनकी संख्या लगभग 1300-1400 ऐसे अपराधी होते थे जो दोबारा अपराध करते थे या आदतन अपराधी के रूप में उस अपराध को करते थे। लेकिन अगर हम हाल के फिर देखें, अगर 1.5 साल के बाद अगर हम मूल्यांकन करें तो लगभग ऐसी संख्या 300 से 400 हो गई है। यानी बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की संख्या घटी है जो दोबारा अपराध करते हैं। पुलिस के पास जो प्रशासनात्मक कार्रवाइयाँ हैं, जो लगातार पुलिस ने बहुत सारे अलग अलग मोर्चों पे जो कार्रवाइयाँ की हैं, उसका असर ये हुआ कि आतंक अपराधियों की संख्या तेज़ी से घटी है और पुलिस प्रभावी रूप से कार्रवाई कर रही है। सर, जो नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसने क्राइम को बहुत रोका है, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि जो साइबर क्राइम है या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसने क्राइम को कई गुना बढ़ाया है। और अब ये क्राइम जो है वो नेशन के पार इंटरनेशनल से भी, बड़े छोटे छोटे क्राइम भी इंटरनेशनल होके और हमारे समाज तक आ रहे हैं। इसको रोकने में नई पुलिसिंग सिस्टम कहाँ तक कारगर है? तकनीक ने सामाजिक संरचना को बदला है, और अगर हम देखें तो पिछले 10 सालों में जो परिवर्तन हुए हैं वो कई सालों में, यानी 100 सालों में जितने परिवर्तन नहीं हुए उससे ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं, और ये समाज के हर क्षेत्र में हुए हैं। अर्थव्यवस्था में, शिक्षा में, सामाजिक संरचना में, हर जगह इस तकनीक ने असर डाला है। उसका स्वरूप अपराध जगत भी उससे अछूता नहीं है। अगर हम जिक्र करें तो अपराधियों ने जिस तरीके से अपराधों का स्वरूप को बदला है, जिस तरह तकनीक का इस्तेमाल किया है, पुलिस के लिए एक नई चुनौती बढ़ी है। और पुलिस ने, हम देखें तो उसके लिए एक नई साइबर सेल है, हमारे पर एक दक्ष साइबर सेल है, जिसके माध्यम से देश के कई हिस्सों में पनप रहे बड़े बड़े गैंग्स को, जिन्होंने यहाँ पर किसी तरह का अपराध किया, उसे पकड़ करके पुलिस लाई है और कठोर कार्रवाई की है।
साथ साथ पुलिस ने जागरूकता अभियान भी चलाया है, क्योंकि 80% साइबर क्राइम्स को हम जागरूकता के माध्यम से होने से पहले रोक सकते हैं। तो पुलिस ने जागरूकता के माध्यम पर भी और प्रभावी कार्रवाई के माध्यम पर भी लगातार अपने साइबर क्राइम के विरुद्ध अभियान चलाया है। और अगर खासतौर पर हम भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल में यहाँ पर साइबर सेल में जा सकते हैं, या किसी अन्य शहर की बात करें या सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें, जैसा कि आप सिवान का जिक्र कर रहे हैं, तो वहाँ पर लोगों में एक जागरूकता होनी चाहिए छोटे छोटे जो मामलों को लेकर के। जैसे किसी भी हम अनपेक्षित या अनजान किसी भी लिंक को क्लिक ना करें। अगर हमारे पास कोई ऐसा कॉल आता है जिसमें प्रतीत होता है कि उस कॉल में बोलने वाला व्यक्ति वही है कि नहीं, हमें इस बात का संदेह है, तो उस नंबर को काट करके दोबारा कॉल करें। क्योंकि कई बार आजकल इंटरनेट के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के नंबर का प्रदर्शित करते हुए कॉल करना बड़ा आसान हो गया है। तो हम दोबारा जब कॉल करेंगे तो नॉर्मल कॉल पे जाएगा और उस व्यक्ति तक ही पहुंचेगा जिसका वास्तविक नंबर होगा। फिर इसमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि उस व्यक्ति ने कॉल किया था कि नहीं किया था। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी जो एहतियात के तौर पे जुड़ी हुई हैं, जो जागरूकता से जुड़ी हुई हैं, तो हम उन चीज़ों का उपयोग करें और ऐसा करके हम साइबर क्राइम पर प्रभावी लगाम लगा सकते हैं। सर, अब इससे एक इतर प्रश्न, अपने ज़िले में काफ़ी लड़के यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, कई असफल भी हो जाते हैं लेकिन कई सफल भी होते हैं। सिवान के जो लड़के जो तैयारी कर रहे हैं, इनको लेके आप क्या कहेंगे? सिवान में काफ़ी योग्य प्रतिभाएं हैं और लगातार हमारे युवाओं ने अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर कर करके वहाँ पे अपने ग्रामीण क्षेत्रों से जो ग्रामीण चुनौतियां हैं उससे उबर करके अपनी सफलता को अर्जित किया है। तो मैं उन सभी लोगों को इस बात के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि एक ऊंचे मनोबल के साथ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। अगर मनोबल ऊंचा है तो छोटी मोटी चुनौतियां उनके रास्तों को नहीं रोक पाएंगी और अपने पूरे ऊंचे मनोबल के साथ लक्ष्य की तरफ लगातार प्रयासरत रहें। सर, अपना सिवान प्रशासनिक स्थापना के 50 वर्ष पूरे किया है और ये हम सभी का सौभाग्य है कि आप इतने बड़े पद पर हैं और हम लोग आपका साक्षात्कार कर रहे हैं। ये सिवान के इतिहास में और सिवान के लिए एक बहुत बड़ा पड़ाव है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती, खुदा बख्श खां साहब की धरती, मौलाना मजरूल हक खां साहब की धरती, इस समय पूरे भारतवर्ष में 51 IAS IPS और बड़े बड़े रैंकों पर अधिकारी अपने सिवान जिले के हैं। सर, आप इतने बड़े पद पर हैं, काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सिवान को लेकर कुछ योजना शैक्षणिक प्रगति के लिए या दिशा के लिए क्या है? सबसे पहले तो मैं नारद मीडिया की टीम को बधाई देता हूं कि वो सिवान से चलकर यहाँ तक आए और यहाँ भी वो आए तो एक पूरे अपने दल बल के साथ समाचार के जो महत्वपूर्ण यहाँ की जो अलग अलग झलकियाँ हैं इस शहर की, उसको उन्होंने कैद किया। तो इसके लिए आपकी जो जिजीविसा है और जो इच्छा शक्ति है उसको मैं उसके लिए बधाई देता हूँ। जहाँ तक युवाओं की बात है, युवाओं ने हाँ निश्चित तौर पे वहाँ पे कई बार शैक्षणिक जो सुविधाएं होंगी वो कम हो सकती हैं, चुनौतियों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर हमने देखा कि वहाँ के, जैसा आपने खुद जिक्र किया कि इतने सारे युवा बड़ी संख्या में अलग अलग देश के हिस्सों में हैं, तो जहाँ भी युवा गए हैं और जिन्होंने सही कर्मठता से काम किया, अगर मेहनत से काम किया, क्योंकि दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि आप लगातार मेहनत करें और निरंतर उसकी कंटिन्यूटी बनाए रखें, तो उसके बाद अगर हम करते हैं तो बाकी जो चुनौतियां हैं और सफलता के जो दूसरे बाधक चीज़ें वो पीछे छूट जाते हैं। तो निश्चित तौर पर सिवान में इस बात की बहुत संभावना है कि वहाँ के जो युवा हैं अपने ऊँचे मनोबल से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हों और सफलता प्राप्त करें, इस बात की बड़ी प्रबल संभावना है। और आपकी टीम को भी मैं पुनः बधाई देता हूँ कि उन्होंने वहाँ पे आकर के अपनी जीवटता का परिचय दिया और ख़ासतौर पे मध्य प्रदेश के कई शहरों को, जैसा आपने बताया, कि यहाँ पर भ्रमण किया और यहाँ के महत्वपूर्ण जो सांस्कृतिक और महत्वपूर्ण रूप से ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं उन जगहों को भी आपने कैद किया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद आप जब जाएंगे सिवान तो वहाँ के लोगों को भी इन झलकियों से अवगत कराएंगे। ये हम सभी का सौभाग्य है कि आप जैसे लाल सिवान के हैं और आपसे हजारों युवा प्रेरणा पाते हैं। हम लोग जहाँ भी जाते हैं आपके बारे में जिक्र करते हैं, क्योंकि आपने 12वीं तक की पढ़ाई सिवान से ही की है। आपके बारे में यही कहा जा सकता है कि लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना ही वह निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है। और अंततः मैं आपके बारे में यही कह सकता हूँ कि जब मन बना लिया है ऊंची उड़ान का तो फिजूल है कदम अपना आसमान का। आप नित्य आगे बढ़ें और हम सभी आपके लिए हमेशा ये दुआ करेंगे कि आप और आगे बढ़ते रहें और अपने सिवान का नाम अवश्य रोशन हो। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजरूल हक, खुदा बख्श खां साहब की जो फहरिस्त है उसमें आपका नाम अवश्य ही और स्मरणीय रहे, ऐतिहासिक रहे।
आपने नारद मीडिया को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टीम को कि आप लोगों ने पुनः इतनी जीवटता का परिचय देते हुए यहाँ तक अपने दल बल के साथ आए और यहाँ की न सिर्फ हमसे बात की बल्कि शहर की जो सांस्कृतिक झलकियाँ और उपलब्धियाँ हैं वो भी आपने लोगों तक पहुँचाया।